तो स्वागत है मित्रों आप सभी का। और आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 11th की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2 इंडियन जियोग्राफी का, जो कि है संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी हमें ये बताती है जो हमारी अर्थ की एज है वो लगभग 4.6 बिलियन साल है। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या कहलाते हैं। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। अब ये अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है, अर्थ के ऊपरी भाग में वर्षा भी होती है, हवाएं भी चलती हैं। इन सब से जो फोर्स लगता है वो कहलाता है बहिर्जात बल। और अगर आपने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रखी है तो आप ये भी जानते होंगे कि मेंटल से हमारे यहाँ पे लावा का उद्गार होता है ऊपर की तरफ और फिर ये वापस नीचे जाने लगता है। तो ये कहलाते हैं अंतर्जात बल और ये कहलाते हैं बहिर्जात बल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी हमें प्लेट टेक्टोनिक्स का रेफरेंस भी देती है और आगे एनसीईआरटी लिखती है कि इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसका हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट की खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है। अब इसने एनसीईआरटी ने क्या कह दिया, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो आप भारत आज देख रहे हैं ये पहले से ऐसा नहीं था या ये एक दिन में ऐसा नहीं बना है। इसके बनने से पहले काफ़ी कुछ क्रियाएं हुई हैं पृथ्वी में, तब जाके ये वर्तमान में ऐसा दिखता है। वर्तमान का भारत ऐसा दिखता है तो पहले का भारत कैसा दिखता था? तो पहले का भारत ऐसा दिखता था। ये हमारी अर्थ है लगभग 250 मिलियन पहले की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे अलग अलग ना होकर एक ही हिस्से में जुड़े हुए हैं लगभग 225 मिलियन साल पहले। और ये जो पृथ्वी का पूरा समुद्री भाग है वो पूरा एक भाग है, ना कि अलग अलग जैसा कि हम आज देखते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट था इसको बोलते थे पेंजिया और ये जो ओशियन था इसको बोला जाता था पैंथालासा। तो आप अपनी कॉपी में ये सब नोट करते रहिए। इसके बाद जो हमारा पेंजिया था fuck यार। इसके बाद जो हमारा पेंजिया था वो आगे चल करके दो हिस्सों में टूट जाता है लगभग 150 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसके जो दो हिस्से हुए उसका जो ऊपरी हिस्सा था, उत्तरी हिस्सा, उसको बोला जाता है लॉरेशिया। और जो इसके नीचे का हिस्सा था सदर्न सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया उसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। और इसी समय के लगभग में ये जो हमारी भारत की प्लेट थी वो अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई है, जो आप देख सकते हैं इंडियन प्लेट। ये सब कब हो रहा है? लगभग 150 मिलियन साल पहले। अब जो इसके आगे की यात्रा थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे ये हमारी इंडियन प्लेट यूरेशिया से टकराने के लिए ट्रैवल कर रही है। और वर्तमान की स्थिति कुछ ऐसी है जैसा कि हम मैप में देखते हैं। इसे आप मेरे नोट्स से भी देख सकते हैं। ये पेंजिया और ये बड़ा सा जो ओशियन का हिस्सा था वो पैंथालासा। इसका विखंडन हुआ दो पार्ट में, पहले इसको अंगारा और इससे गोंडवाना लैंड। फिर इसका भी विखंडन हुआ और ये हमारी इंडिया की प्लेट ट्रैवल कर रही है यूरेशिया में टकराने के लिए। और वर्तमान की स्थिति कुछ ऐसी है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो मित्रों ये जो हमारी इंडियन प्लेट है आर्यन काल में ये गोंडवाना की प्लेट से अलग हुई और यहाँ से इसने ट्रैवल करना चालू कर दिया यूरेशिया की तरफ। ठीक है। तो जब ये यूरेशिया की तरफ हमारी इंडियन प्लेट ट्रैवल कर रही थी तो इसे बीच में एक रियूनियन हॉटस्पॉट मिला। अब रियूनियन हॉटस्पॉट क्या है? तो मेंटल से पृथ्वी के लावा का उद्गार हो रहा था, उसी के ऊपर ये हमारी इंडियन प्लेट भी जा रही थी। तो इसने क्या किया? इसने इंडियन प्लेट के ऊपर लावा का फैलाव कर दिया। हमारी इंडियन जो प्लेट है वो जा रही थी 5 से 8 लगभग सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से। तो जब तक ये हमारी इंडियन प्लेट इस रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकल के आगे गुजरी, जब तक लगभग 15 मिलियन साल हो चुके थे। अब 15 मिलियन साल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे भारत के जो दक्षिणी भाग है उसमें एक लावा की बहुत मोटी परत बन गई। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। और अंततः क्या हुआ, ये हमारी इंडियन प्लेट जा करके ये यूरेशिया की प्लेट से कुछ इस तरीके से टकराई और ये आज ऐसी दिखती है। तो मित्रों जब ये हमारी इंडियन प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराने जा रही थी तो यहाँ पे था 33C। और आप तो जानते हैं कि जब दो प्लेटों का कन्वर्जन होगा तो यहाँ के अवसाद ऊपर उठेंगे।
तो ये जो हमारी यूरेशिया की प्लेट थी, यहाँ पे आकर के इंडियन की प्लेट कुछ इस तरीके से टकराई। तो ये जो अवसाद थे 33 के, ये सबसे पहले ऊपर उठे। इनसे बने हमारे पार हिमालय। आप लिखिए अपनी कॉपी पे। अब पार हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। ये हमारे पार हिमालय हैं। और ये जो हमारी भारतीय प्लेट थी, ये यूरेशिया प्लेट से दो स्थानों पर टकराई, कुछ इस तरीके से। पहले हमारा ये पहला हिस्सा इसमें टकराया, और फिर ये घूम के दूसरा हिस्सा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है वो इस पे टकराया। इससे एक अच्छ संघीय मोड़ बना। तो आप अपनी कॉपी पर लिखिए, अच्छ संघीय मोड़। और निर्माण हुआ फिर हमारे मेन हिमालयास का। ये पहले बने हमारे बृहद हिमालय, फिर हमारे लघु हिमालय, और फिर बना हमारा शिवालिक। और ये हमारा गया नॉर्थ ईस्ट तक, और यहाँ पर हो गया पूर्वांचल हिमालय। तो आप अपनी कॉपी पर यही बनाइए जो मैं बना रहा हूँ। पहले बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक। और जो हमारे पार हिमालय हैं, उनकी लोकेशन आप मैप पर देखिए। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। और ये यहाँ से हमारे ग्रेट हिमालय चालू हो जाते हैं, बीच में हमारे लघु हिमालय और शिवालिक। तो ऐसा ही मैप आपको अपनी कॉपी पर ही बनाना है। मित्रों, अब हम ये समझ चुके हैं कि इंडियन प्लेट पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। उसको गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशिया में जुड़ने की उसकी यात्रा कैसी थी, हम ये भी समझ चुके हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ ही रहे थे, तो लगे हाथ हमने हिमालय कैसे बना और पार हिमालय कौन है और कैसे बने, वही हमने समझ लिया है। अभी आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी हमसे क्या बोल रही है। तो भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। हम प्रायद्वीपीय खंडों को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिमी पश्चिम में राजस्थान भी इसकी खंड का विस्तार है। यहाँ पर आप ये पढ़िए कि इसके खंड राजस्थान इसके खंड का विस्तार है। राजस्थान प्रायद्वीपीय खंड पूरा नहीं है, प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है राजस्थान पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश को भी अभी हम समझने वाले हैं। उत्तर पूर्व भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। अब आइए मैं आपको सीधे, तो हमारी एनसीईआरटी कहती है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो पश्चिम में गुजरात और ये राजस्थान का कुछ भाग, पूरा राजस्थान नहीं, राजस्थान का कुछ भाग तक इसका फैलाव है। और यहाँ गंगा के मैदान के समानांतर यहाँ पे है अपना छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे अपना मालदा भ्रंश, और ये है अपना मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार। तो यहाँ से हम क्या समझे, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण से लेके गुजरात तक, राजस्थान का कुछ हिस्सा, और फिर गंगा के मैदान के समानांतर छोटा नागपुर के पठार और मालदा भ्रंश से होकर के कार्बी एंगलोंग और मेघालय के पठार तक विस्तृत है। अब आप पूछेंगे कि सर ये वाली जगह क्यों खाली छोड़ रखी है? क्योंकि ये जो हिस्सा है वो बांग्लादेश है। अब यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी वो ये कहती है पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ का जो मालदा भ्रंश है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग के पठार को छोटा नागपुर के पठार, ये रहा हमारा छोटा नागपुर का पठार। तो एनसीईआरटी कहती है कि मालदा भ्रंश उत्तर पूर्व के अपने मेघालय और कार्बी एंगलोंग के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग करता है। और ये रहा हमारा मेघालय का पठार और एक कार्बी एंगलोंग। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी आगे लिखती है नर्मदा, तापी और महानदी रिफ्ट घाटियां हैं और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। बस प्रायद्वीप में मुक्ता अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्लामाला, जाबादी, वेलकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता ग्रेडियंट कम होती है। अब आप इसे या छोड़िए, मैं सीधे आपको मैप में जाके समझाता हूँ। हो गया हमारा, देखिए प्रायद्वीपीय खंड, ये राजस्थान कुछ हिस्सा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कहता है कि यहाँ से कुछ नदियाँ और कुछ ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो पहले आप ये समझिए कि जो हमारा प्रायद्वीपीय खंड है उसकी प्रवणता कुछ इस प्रकार है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमारी ज़्यादातर नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी, और यहाँ से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सारों की ढाल इस तरफ है, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ। पर एनसीईआरटी हमसे ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे जो कुछ नदियाँ जैसे कि नर्मदा, तापी, ये जो नदियाँ हैं वो अरब सागर की ओर जाती हैं,
अरेबियन सी की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो रिफ्ट वैलियों में बहती हैं। अब रिफ्ट वैली क्या होती है? तो ये जो हमारी इंडियन प्लेट है, यहाँ बीच में क्रैक या भ्रंश के कारण एक वैली का निर्माण हुआ, जिसके कारण इसकी जो प्रवणता है, ढाल है, ग्रेडियंट है, वो बीच इस वैली का वेस्ट की तरफ हो गया। इसलिए जो हमारी नर्मदा और तापी नदी है, वो ईस्ट की ओर ना बह करके वेस्ट की ओर बहती है। वहीं दूसरी ओर देखें तो हमारे देश की ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की ओर ही बहती हैं, चाहे आप गंगा ले लीजिए, आप यमुना ले लीजिए, कृष्णा कावेरी ले लीजिए, गोदावरी ले लीजिए, महानदी ले लीजिए, ये सब हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। और रिफ्ट वैली में बहने के कारण हमारी जो नर्मदा और तापी है, वो अरेबियन सी में जाके गिरती है। अब एनसीईआरटी यहाँ पे ब्लॉक पर्वत का नाम लेती है, ब्लॉक माउंटेन्स का। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये कोई साधारण सी अपनी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। टेंशन या तनाव, ये आपकी वाली टेंशन नहीं है, ये जियोग्राफी वाली टेंशन है, फिजिक्स वाली, ठीक है। तो नंबर 1 टेंशन या तनाव लिखिए आप अपनी कॉपी में। और नंबर 2 संपीड़न या कंप्रेशन, संपीड़न या कॉम्प्रेशन। अब ये क्या होता है? ये होता है, ये दो प्लेट कन्वर्ज हों, जैसा आपने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा है कन्वर्जेंस, कुछ वैसा ही। और ये जैसे आपने डाइवर्जेंस पढ़ा है वैसे ही। तो इसके कारण क्या होगा? ये दो जो ऊपर की प्लेट्स हैं, ये वाली, ये ऊपर ही रहेंगी और जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे धंस जाएगा। इससे कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति बनेगी इससे। ये जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे आ गया और ये हिस्से ऊपर रह आए। इनको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। और जो ये है हमारा दूसरा वाला, जो संपीड़न की वजह से बना है, तो प्लेट के इन दोनों हिस्सों की वजह से ये जो बीच का पार्ट है वो ऊपर उठ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये पार्ट नीचे रहेंगे। इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो अब आप समझ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं ये कैसे बनते हैं। अब आप इसे जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब मित्रों एनसीईआरटी हमें कुछ पर्वतों के नाम भी बताती है, तो वो हम सीधे मैप में चल के देखते हैं। तो हम ऊपर से शुरू करेंगे अपनी इंडिया के कुछ पर्वतों को। तो यहाँ पे है पहले कुनलुन, यहाँ पे हिंदू कुश, और ये बनती है यहाँ पे पामीर गांठ। ये इंडिया के बाहर ही है, ठीक है। अब अपन इंडिया में आते हैं। सबसे पहले ये है अपने पार हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। यहाँ से अपने शुरू यहाँ से अपने शुरू हो जाते हैं ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। यहाँ से अपने लघु हिमालयाज, ये अपने शिवालिक। और अपन ईस्ट की तरफ आते हैं तो दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये हिमालयाज की ईस्टर्न रेंजेस हैं। इन्हें आप कुछ इस तरीके से लिखिए अपनी कॉपी पे। ये हमारा ईस्टर्न इंडिया, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डीएम, एएम। आप इस तरीके से अपनी कॉपी पर इसे लिखिए। एक बार और बोलिए मेरे साथ। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये हो गई हमारी हिमालय की पूर्वी रेंज। और हम इस तरफ आते हैं अपने नागालैंड, नागालैंड और अरुणाचल के पूर्वी कोने की तरफ। तो यहाँ पे है पटकाई बम, सारामती है अपनी नागालैंड में, यहाँ पे अराकन। और ये जो रेंज है गारो, खासी, जैंतिया, ये हिमालय की रेंजेस नहीं है। ये मेघालय में पाई जाती हैं, लेकिन ये हिमालय की रेंजेस नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये दे दिया जाए निम्न में से कौन कौन सी हिमालय की चोटियां हैं, तो आपको गारो, खासी, जैंतिया पे टिक नहीं करना है या इनको नहीं लिखना है। अब आइए कुछ मेजर रेंजेस की बात कर लेते हैं हम अपने इंडिया की। तो ये हमारी अरावली, ये हमारी विंध्यन रेंज, इसमें कैमूर और पन्ना श्रेणी है। इसी के नीचे हमारी सतपुड़ा, सतमाला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल रेंज। इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि ये इंडिया की मेजर रेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी राजमहल पहाड़ी की पहाड़ियाँ। और थोड़ा साउथ में चलें तो ये अजंता रेंज, ये निर्माल, ये हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, वो है हमारे वेस्टर्न घाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घाट में ही मिलती है हमें बाबा बूदान हिल्स और नीलगिरी हिल्स। अब साउथ इंडिया की रेंजेस को देखें तो यहाँ पे हमारी है अन्नामलाई, यहाँ पे हमारी कार्डोमम, यहाँ पे पलनी, और यहाँ पे पंचमलाई, सेवरॉय, जावादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस है, आपको याद करनी पड़ेगी। जावादी के बाद है हमारी नल्ला माला रेंज, नल्ला माला चोटी। और फिर हमारी पालकोंडा रेंज, इर्रामाला और नल्ला मलाई। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इंडिया की, जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। वैसे रेंजेस और भी हैं, लेकिन मेजर रेंजेस मैंने आपको बता दी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो भाई आगे हम एनसीईआरटी कहती है कि हमारे भारत में से गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की ओर जाती हैं और वहां पर जाकर बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो जैसे कि मैं आपको मैप में दिखा दूं,
हमारी गोदावरी रिवर, हमारी कृष्णा रिवर, ये उसकी सहायक नदियाँ, भीमा, पेन्नेरू, पेलार, और ये हमारी कावेरी नदी, ये वैगई नदी। ये साउथ इंडिया की नदियाँ हैं हमारी। ये हमारी महानदी आ गई यहाँ से, ये इसका डेल्टा हो गया। और मित्रों कुछ नदियाँ हैं हमारी वेस्टर्न घाट से जो अरब सागर की ओर पे गिरती हैं। जैसे कि अगर मैं गोवा की नदियों का नाम लूँ तो जावारी, गोवा की हो गई। नर्मदा, ये हमारी माही। माही को आपको याद रखना है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारी तापी, ठीक है। ये हमारी अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियाँ हैं, ना कि वेस्ट बंगाल की तरफ। यहाँ से हमारी लूनी आ गई। लूनी नदी क्या है कि ये सागर तक नहीं पहुँच पाती है। लूनी नदी बीच में कच्छ गिरण के पास ही खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ पे हमारी साबरमती नदी, इनको आपको याद करना है। ये महानदी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे ब्राह्मणी, यहाँ पे हमारी आती है स्वर्ण रेखा। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर। ये हमारी गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। मित्रों ये सब तो मैंने आपको एक उदाहरण देने के लिए बताया है, लेकिन ये जो रिवर्स वाला चैप्टर है, इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बाद में। तो इसे हम इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको हमें पढ़ना ही है आगे चल के। इसलिए अपन एनसीईआरटी रखते हैं अभी इसी चैप्टर को। तो यहाँ पे हमसे एनसीईआरटी कहती है कि कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। जो कि मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि ये नए पर्वत हैं। अभी भी इनका निर्माण जारी है, क्योंकि अपनी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा ही रही है। हर हर साल ये लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाती है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बर्जन्य तथा अंतर्जनगलों से अंतर्क्रिया से प्रभावित हैं, बता चुका हूँ जो कि मैं। इसके परिणामस्वरूप इनमें वर्ण भ्रंशन और क्षेत्र का निर्माण होता है। थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनीय हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है और गौर्ज भी आकार की घाटियां, छिपरिकाएं व जलप्रपात इत्यादि का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमें एक गौर्ज की फोटो ही बना के दिखाई है। ये देखो, यहाँ से ये नदी निकल रही है और ये पर्वत। मित्रों बीच में एनसीईआरटी में नदियों के बारे में बताती है, लेकिन नदियों का जो पूरा चैप्टर है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पे। इसलिए मैं नदियों वाले पार्ट को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बाकी आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि मैं आपको हिमालय बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। इनमें बृहद हिमालय, पार हिमालय और श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं, जो कि मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। दार्जिलिंग और सिक्किम दोनों क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हैं। क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी? ये मान लीजिए दार्जिलिंग, ये मान लीजिए सिक्किम, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब सीधे फैली हुई हैं। इनमें कोई घुमाव नहीं है इस क्षेत्र पे। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं इस तरीके से। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी की? जैसा कि मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप दिखाते हुए बताया था, ये हमारे हिमालय और ये यहाँ से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब एनसीईआरटी हमसे ये बोल रही है कि हिमालय की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। इसके जो पूर्व की चौड़ाई है वो लगभग 160 किलोमीटर, और इसके जो पश्चिमी हिस्से की चौड़ाई है पश्चिमी हिमालय की, वो सर्वाधिक है, लगभग 400 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी हमसे बोलती है कि भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ ये बोल रही है कि ये हमारा यूरेशिया और ये हमारा इंडिया। तो ये जो हिमालयन रेंज है वो डिवाइड करता है इंडिया को और उत्तरी एशिया को। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि हिमालय एक प्राकृतिक रोधक नहीं, अपितु जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। ऐसी लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। ऐसी ऐसी लाइनें आपको एग्जाम में भी लिखनी है, तभी एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर, मतलब 1 से 2 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भावर, तराई और जलोढ़ मैदान। अब मित्रों ये भावर क्या होता है, तराई क्या होती है, और ये उत्तर के जो मैदान है इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कब? जब हम रिवर का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अगला चैप्टर ही है। तो इन सबको हम वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे डिटेल में। यहाँ पे हम मेनली जो अपने पर्वत हैं और भारत की जो
भू आकृतिक संरचना है उसे समझ लेते हैं पहले। भाबर तराई खादर और बांगड़ है, इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे रिवर वाले चैप्टर पे, क्योंकि इसका कनेक्शन उसी से है। यहाँ पे लिखा है कार्बी आंगलोंग पठार भी इस भूखंड का विस्तार है, जो कि हम देख चुके हैं। भारतीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। समानता तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में भी मिलता है। यार ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसे फालतू में समय बर्बाद नहीं करते हैं यहाँ पे। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक, पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां पाई जाती हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तरी भाग में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये डक्कन ट्रैप है। रियूनियन हॉटस्पॉट्स यहाँ पर लावा बिखरा था, इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी अधिकता है। और बताता हूँ, इसी के आसपास में लाल मिट्टी की अधिकता मिलेगी, क्योंकि काली मिट्टी में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भूत्थान एवं निमज्जन, भ्रंश भ्रंश हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ भीमा भ्रंश कहाँ पर है। तो मित्रों, मैंने जो आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी बताई थी भीमा, तो इसी का क्षेत्र भीमा भ्रंश कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है भाई? और ये बना है न्यू प्रोटेरोजोइक एज में। और ये जो भ्रंश है, इसमें पहली बात तो भूकंपीय हलचलें भी देखने को मिलती हैं। दूसरी बात, इसमें यूरेनियम के बहुत अच्छे भंडार हैं। यूरेनियम भंडार। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। तो इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड, महाखड्ड और इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना इस खड्डे के उदाहरण हैं। मुख्यतः उच्च उच्च लक्षणों के कारण प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दक्कन का पठार, फिर है मध्य उच्च भूभाग और फिर है उत्तरी पूर्वी पठार। तो आइए, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है, लेकिन इसके आगे का सारा टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।